हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस के हैं, जो सिलेबस में नहीं भी है, उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 12 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है नर्न्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? नर्न्स्ट इक्वेशन। अब ये है क्या नर्न्स्ट इक्वेशन? देखो बच्चों, अभी तक जो सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग गैल्वेनिक सेल को लेकर पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल कैसा सेल है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आप उसको कुछ केमिकल्स देते हो इन द फॉर्म ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स, वो मेटल इलेक्ट्रोड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं। वो मेटल इलेक्ट्रोड्स जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के दौरान 2 काम करते थे, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे या इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे। और दोनों ही सूरत में हम उनका पोटेंशियल देख लेते थे कि भैया कितने क्षमता से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो या कितनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो। जिस पोटेंशियल को हम नाम देते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन बच्चों, ये पोटेंशियल जब हम देखते थे तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पर देखते थे, जो कंडीशन होती थी एसटीपी की। जो कंडीशन होती थी किसकी? एसटीपी की, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में टेम्परेचर हम मान लेते थे कि 273 केल्विन होगा, प्रेशर हम मान लेते थे 1 atm होगा। प्रेशर किसका होगा? अगर वो इलेक्ट्रोड किसी गैस की बनी है, जैसे शी बनती थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस की बनती थी, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था वो 1 atm होना चाहिए, तब आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो स्टैंडर्ड वाला। और कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का लेते थे वो लेते थे 1 मोलार। मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन होता था, जो नमक का पानी में जिसमें आप इलेक्ट्रोड को डिप करते थे, वो कंसंट्रेशन रखता था 1 मोलार, दैट इज 1 मोल ऑफ दैट सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो 1 मोल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में आप ये रखते थे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो एसटीपी कंडीशंस पे निकलता था, और वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने लिखा था लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05, फिर सोडियम का पोटेंशियल था, फिर पोटेशियम का भी था, बल्कि पहले पोटेशियम का ही था बल्कि, ठीक है, और फिर सोडियम का था, फिर कहीं कैल्शियम का था, फिर मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, जिंक था, आयरन था, सबके पोटेंशियल्स थे। और वो सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स शी से कनेक्ट कर करके निकाले गए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। लेकिन कॉमन बात यह थी कि सब में कंडीशन एसटीपी की लगी थी, इसलिए इनकी जो वैल्यूज थी रिडक्शन की वो ई रिडक्शन वैल्यूज थी, लेकिन हम एक नॉट का साइन लगाते थे यह दिखाने के लिए कि ये एसटीपी कंडीशन पे निकाले गए। ये सारे एसटीपी कंडीशन पे निकाले गए। लेकिन अब फिर अपने मन में सवाल आया कि जो कंपनीज सेल या बैटरीज बनाती हैं, ड्यूरासेल हो गया, निप्पो हो गया, टाटा हो गया, क्या ये कंपनीज के सारे वर्कर्स जब बैटरी बनाने बैठते हैं तो क्या फ्रिज के अंदर बैठते हैं? क्यों? क्योंकि 273 केल्विन अगर टेम्परेचर पे ये पोटेंशियल आएगा तो फिर 273 केल्विन का टेम्परेचर तो आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर ही मिलेगा। तो क्या पूरा मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर के अंदर चल रही है? ऐसा तो संभव है नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ तो है कि हम नॉर्मल कंडीशन पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी कि वो पोटेंशियल जो कि नॉर्मल कंडीशन पे निकल सकता है, जो कि एसटीपी से अलग वैल्यू का होगा, क्या वो वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि क्या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं? एसटीपी तो ठीक है, बट हर जगह एसटीपी को पाना आसान नहीं है, जरूरी नहीं हर जगह एसटीपी हो। तो कभी और टेम्परेचर पे भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। इलेक्ट्रोड की क्षमता जांच सकते हो आपकी कितनी है इस टेम्परेचर पे, तो क्या वो निकल सकता है? क्या नॉन एसटीपी पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल सकता है? तो जवाब है यस, निकल सकता है। और वो क्या वैल्यू होगी वही आपको नर्न्स्ट इक्वेशन देगा।
तो नर्स्ट इक्वेशन आपको बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। क्या बताता है नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन आपको कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल और सेल पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको नॉन एसटीपी कंडीशन पे निकालना है तो मतलब अदर देन एसटीपी कंडीशन। जाहिर सी बात है ये सेल पोटेंशियल की वैल्यूज अलग होंगी एसटीपी के कंपेयर करने पर, लेकिन ये नॉन एसटीपी पे भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नॉन एसटीपी पे निकालना होगा। और अंतर क्या होगा उसको डिनोट कैसे करेंगे? कोई भी मेटल अगर आप मानो या कोई भी सेल अगर आप मानो तो सेल का पोटेंशियल आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे ई नॉट सेल लिखते थे। दिस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल आप लिखते थे जब, तो इसका मतलब था यू आर राइटिंग सेल पोटेंशियल अंडर एसटीपी कंडीशन। अगर आप नॉट लगाते हो तो, लेकिन अगर आप एसटीपी पे नहीं निकाल रहे तो फिर आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ई सेल लिख दो, क्योंकि ये ई सेल क्या होगा? सेल पोटेंशियल अंडर एसटीपी अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। सो दिस इज सेल पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। अब एसटीपी नहीं है तो कोई सी भी हो सकती है, वो एनटीपी हो सकती है या वो कोई और कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बस एसटीपी नहीं होगी, तो आपको सिर्फ ई सेल लिखना होगा। ये सेल पोटेंशियल की बात है। किसी मेटल की बात करनी है तो मेटल में भी बस आपको नॉट हटाना पड़ेगा, उसके पोटेंशियल का जो डिनोशन आप देते हो, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसमें से बस नॉट हटाना होगा। तो ये हो जाएगा सिंपल ई सेल, या फिर इलेक्ट्रोड का जो मेटल है उसका सिंबल लिख देना, लेकिन नॉट मत लगाना, क्योंकि नॉट नहीं लगाओगे तब जाकर ये माना जाएगा क्या? सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्या है नर्स्ट इक्वेशन, मतलब वो जो ई पोटेंशियल होगा वो निकलेगा कैसे? जनरल बात कर लेते हैं। अगर हमको ई सेल निकालना है, यानी कि सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि सेल का पोटेंशियल एसटीपी वाला, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 2.303 आरटी बाय एनएफ इंटू लॉग ऑफ concentration of product upon concentration of reactant। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये कहलाता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट साहब एक साइंटिस्ट का नाम था, नर्स्ट साहब ने ये इक्वेशन दी थी और ये इक्वेशन बनेगी। यही इक्वेशन यहां लिखी हुई है। बस यहां पर सेल पोटेंशियल नहीं है क्योंकि ई लिखा है उनने, तो वो जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू है, वो सेल की भी हो सकती है या वो किसी एक इलेक्ट्रोड की भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ई लिख दिया। बट ये ई नॉन एसटीपी वाला है और फिर उसके बाद लिखा है ई नॉट, वो ई नॉट जो है वो अंडर नॉन एसटीपी वाला है, ये ई नॉट अंडर एसटीपी वाला है और ये नॉन एसटीपी वाला निकाल रहे हो। ई जो है वो नॉन एसटीपी, ई नॉट एसटीपी, और ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में कई चीजें जो आपको सोचनी है, मतलब कई चीजें आपको पता करनी है। जैसे ई सेल तो मैंने आपको बता दिया, लिख भी देते हैं यहां पे। तो ई सेल क्या है यहां पर? सेल पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। सो दिस इज सेल पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन, नॉन एसटीपी कंडीशन। फिर होगा कौन सा? ई नॉट सेल, दिस इज सेल पोटेंशियल अंडर एसटीपी कंडीशन, तो दिस विल बी अंडर एसटीपी कंडीशन। आर क्या है? इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो सभी जगह आएगा और सेम वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? वो टेम्परेचर केल्विन में जिस टेम्परेचर पर आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हो, यह है टेम्परेचर इन केल्विन, जो आप जिस टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि अब वो 273 नहीं रहा,
तो 273 नहीं रहा तो ये कोई अलग वैल्यू देगा, तो जो भी वैल्यू देगा टेम्परेचर की वो वैल्यू को आपको यहां रखना पड़ेगा ताकि आपका ई सेल निकल जाए। N is what? Number of electrons exchanged. Number of electrons exchanged. कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीडेशन से और कितने आ गए रिडक्शन के पास। जाहिर सी बात है दोनों नंबर सेम होंगे, क्योंकि जितने ऑक्सीडेशन वाला सेल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही रिडक्शन वाला सेल एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक और कॉपर, डेनियल सेल में हमने देखा था जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सिंपल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज विल बी 2 इन दैट केस। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से या जितने भी कैथोड के पास आ रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन की संख्या n होगी। देन कम्स F। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यह बड़ी दिलचस्प चीज है, इसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में। इसको बोला जाता है फैराडेज कांस्टेंट। यह क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट। यह बड़ी मजेदार चीज है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है। इसकी वैल्यू हालांकि मैं अभी आपको बता देता हूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96,500 कूलम। इट इज इन कूलम, मतलब ये चार्ज होते हैं एक्चुअली, और 96,500 कूलम विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो फैराडेज कांस्टेंट की मिलती है, यानी कि F की मिलती है। और फिर P और R क्या है? दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उस पॉइंट पर जहां पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? वो है, so this is concentration of product and concentration of reactant. So this is called concentration of reactant. क्लियर हो गई बच्चों? यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई थी, लेकिन ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ये है नस्ट इक्वेशन। काम क्या है नस्ट इक्वेशन का? सिर्फ एक, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। क्योंकि अभी तक आप जो निकाल रहे थे वो एसटीपी पे निकाल रहे थे, और जरूरी नहीं है कि हर बार एसटीपी पर ही हमसे पूछा जाए, हमसे नॉन एसटीपी पे भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी निकाला जा सकता है नस्ट इक्वेशन की मदद से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इस पर बताऊंगा कि कैसे इस पर आप निकाल सकते हो सेल पोटेंशियल, और फिर मैं फैराडे कांस्टेंट जो बात रह गई है वो पहले बताऊंगा कि ये फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है। कई लोगों को ये फैराडेज कांस्टेंट में दिक्कत जाती है, तो हम डिटेल में फैराडेज कांस्टेंट की भी बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं बच्चों फैराडेज कांस्टेंट को। तो पहले मैं आपको फैराडेज कांस्टेंट समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। फैराड का मतलब क्या होता है? फैराडे से बना है फैराड की यूनिट। उसका मतलब क्या होता है? एक फैराड कहा जाता है, एक फैराड जो होता है उसको बोला जाता है दैट इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन, it is equal to the charge present on 1 mole of electron. It is charge present on 1 mole of electrons. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज रखे उस पूरे चार्ज को 1 फैराड बोल दिया जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज रखें वो चार्ज की वैल्यू को 1 मोल और 1 फैराड बोल दिया जाता है। अब हमें क्या पता कितना चार्ज रखें, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो मेरे को बताओ 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, सर 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। सर माइनस में होता है, और वो भी ठीक है, माइनस होता है, अच्छी बात है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? सो दिस इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया? तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 96,348 कूलम आएगा, जिसको आप और अप्रोक्सीमेशन राउंड फिगर में कर लेते हो और 96,500 कूलम मान लेते हो। कितना? 96,500 कूलम। ये वैल्यू होती है 1 फेराड की। सो दिस इज कॉल्ड 1 फेराड। 96,500 कूलम, ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है 1 फेराड की वैल्यू। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट होता है फेराड। जो एफ जहां यूज होता है यहां होता है एफ यूज। ये दिख रहा है आपको एफ। सो दिस एफ इज 96,500। ठीक है? और आपको यही वैल्यू माननी है और ये वैल्यू ऐसे निकली। तो सिंपल था, इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1 फेराड होता है। और कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन था मल्टीप्लिकेशन का, क्या आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बात करेंगे आगे। अभी ना इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको अप्लाई करके देखना है कि ये कहां और कैसे अप्लाई होता है। बात करते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मानकर चलो नस्ट इक्वेशन अब मैं किसी मेटल के लिए निकाल रहा हूं, तो अगर मानकर चलो मेटल है Mn+ जो n इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और m सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब यहां पर रिड्यूस करेगा तो मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालूंगा। तो Mn+ का रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा E, that is electrode potential of Mn+ getting converted into M। Mn+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? M में। इसका मतलब ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। Mn+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? M में। तो ये रिडक्शन, क्योंकि Mn+ M में कन्वर्ट हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, विच इज इक्वल टू E0 Mn+ to M minus 2.303 RT by NF into log of कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है? सॉलिड मेटल। प्रोडक्ट में कौन है? सॉलिड मेटल। और याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस इज कंसिडर्ड टू बी 1, इज कंसिडर्ड टू बी यूनिटी। तो यहां पर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आता है, तो इट विल बी 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn+, जो मुझे अभी यहां बताया नहीं है लेकिन कुछ होता है तो वो वहां पर क्वेश्चन में दिया जाएगा, एंड दैट विल बी Mn+। ये आपका आ गया फॉर्मूला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M विच इज एनी मेटल। और कौन सा पोटेंशियल है? वो भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिएक्शन रिडक्शन वाली थी तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? सो E0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT by NF log 1 क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्रोडक्ट साइड है वो सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होता है, तो उसको 1 मान लिया, डिवाइडेड बाय Mn+। ये एक्वस फॉर्म में होगा तो इसका कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चनों में दिया जाएगा, तो ये Mn+ होगा। बस आप ये यूज कर लेना। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल को निकालने का। लेकिन अब कई बार चीजें क्या होती हैं, कई बार चीजें बहुत सामान्य होती हैं। सामान्य मतलब कई बार बोला जाता है कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर था, मतलब जो कंडीशन थी वो एनटीपी की कंडीशन थी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या इस फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया मतलब टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। क्योंकि हमारे भारत देश में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, कि 25 डिग्री सेल्सियस इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। जो केल्विन में अगर देखें तो 298 केल्विन होता है। तो अगर यही फॉर्मूला मैं एट टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन पर फिर से बना लूं तो फॉर्मूला क्या होगा? Mn+ 2m will be equal to E0 Mn+ 2m minus 2.303 into R is 8.314
into temperature is what? 298 divided by n into 96,500 into log of 1 by mn plus. क्लियर? अब आप एक चीज देखो, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96,500, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, मानते हो? ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। कब? जब टेम्परेचर को 298 केल्विन लिख लिया तो मान लिया कि, और ये कब माना? नॉर्मल कंडीशन पर। दिस इज व्हाट व्हेन हैपेंस, दिस हैपेंस व्हेन द कंडीशंस आर वेरी नॉर्मल, दैट इज एनटीपी। सो दिस इज एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जब आप इस कांस्टेंट को पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा जो फॉर्मूले को बना देगा E ऑफ mn प्लस 2m इक्वल टू E नॉट mn प्लस 2m माइनस, अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक नया कांस्टेंट 0.0591 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन mn प्लस का कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? तो ये जो कांस्टेंट आया इसको सॉल्व करके 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96,500, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0.0591 और आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको नस्ट इक्वेशन का एक और फॉर्म मिल गया। बट याद रखना, दिस फॉर्म इज ओनली एप्लीकेबल एट दिस कंडीशन, सिर्फ इस कंडीशन पे ये फॉर्म एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? बाकी सारी चीजें हम देख चुके, बस ये कंडीशन पर ये वाला वैल्यू हमारी बनेगी, ये वाला नस्ट इक्वेशन आएगा अगर ये वाली कंडीशन दी गई है तो। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर और एप्लीकेशन की बात करते हैं। नस्ट इक्वेशन अभी बचा है, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, ये हमने देख लिया नस्ट इक्वेशन को, जो कि सेल पोटेंशियल भी दे सकती है, इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल दे सकती है। बात एक ही है, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालोगे तो वो भी एक सेल बनाकर निकालोगे जो कि शी के साथ कनेक्ट करोगे, लेकिन वो दोनों ही पोटेंशियल नॉन एसटीपी कंडीशन पे देगी नस्ट इक्वेशन। और ये फॉर्मूलेज होंगे, उसी फॉर्मूले को हमने आगे भी देखा है 298 केल्विन वाले को। तो अगर 298 केल्विन पे जाना है तो ये आपका कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को मैंने बनाया था, सॉल्व किया था तो 0.0591 आया था, डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन mn नॉट, E नॉट माइनस में ये चीज आएगी। अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो ये वो चीज है जो मैंने अभी यहां पर डिराइव करी है, कुछ नया नहीं था इस स्लाइड में। अब आगे आकर देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन क्या क्या होंगी, मतलब आप नस्ट इक्वेशन को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो और दूसरा इनसे क्या चीजें आप निकाल सकते हो। तो पहली चीज, इट कैन डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ ई सेल फॉर एनी सेल। जैसे कोई भी सेल है जिसमें एक रिएक्शन दी गई है, A moles of A reacting with B moles of B to give X moles of X and Y moles of Y, ठीक है, एक रिएक्शन है। अब इसका नस्ट इक्वेशन कैसे लगेगा? E cell will be equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? X का कंसंट्रेशन और Y का कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो X की पावर X इंटू Y की पावर Y, डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन टू द पावर A इंटू B का कंसंट्रेशन टू द पावर B। लेकिन अगर यही चीज आप 298 केल्विन पे निकालो तो ये वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी और ये कांस्टेंट वैल्यूज जो आएंगी ये 0.0591 आएगा, डिवाइडेड बाय n। n बाहर है तो n अलग से आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अलग होंगे सब जगह पर। किसी एक सेल में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज अलग हो रहे हैं, किसी दूसरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज अलग हो रहे हैं, तो n वेरिएबल रहेगा, फिर बाकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके। जो ई नॉट सेल यहां पर निकलेगा वो आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये जो ई नॉट सेल है ये आपका पुराना ही एसटीपी वाला, तो ये आपको पता है कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलता है ये। तो वो आप वही फॉर्मूले से निकालकर यहां पर रखोगे तब आपको ई सेल मिल जाएगा। याद रखना बच्चों, ई सेल नॉन एसटीपी के लिए है। कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें आपने नॉट नहीं लगाया, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। भैया प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ नहीं है, वो ई सेल ही लिखा है क्योंकि वो नॉन एसटीपी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नॉन एसटीपी का, ठीक है। और इसके लिए भी आपको ई नॉट सेल यानी कि एसटीपी वाला तो निकालना ही होगा जो पुराने इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्लियर हो गया? तो पहला आपकी ये एप्लीकेशन थी, और भी एप्लीकेशन है, बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लें पहले।
तो ये थी हमारी अभी पहली एप्लीकेशन। अब आगे देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकल सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है, अब आप मेरी बात को समझो। कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकल सकता है। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो कोई रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है मानकर चलो, जिसमें रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पी, दैट इज प्रोडक्ट। अब अगर इस पे मेरे को नस्ट इक्वेशन लिखने हैं तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन क्या फॉर्म बनना चाहिए, नस्ट इक्वेशन क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन तो हम लोग लिखेंगे ई, सेल के बारे में लिखें। चलो हम सेल को डिनोट भी कर देते हैं कि कोई Mn प्लस है जो n इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को m सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये मान लो कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे E ऑफ Mn। और अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज्ड हो जाओगे, नहीं तो सिंपल E चलने दो। विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जनरल कंडीशन है। और ये सेल के पोटेंशियल से, तो मैं यहां पर ई सेल लिख देता हूं, और ये भी सेल का पोटेंशियल होगा अंडर एसटीपी कंडीशन, तो मैं ई नॉट सेल लिख देता हूं। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, तो ये फॉर्मूला तो हमारा बन गया यहां पर। लेकिन अगर मान लो कि ये एक ऐसी रिएक्शन थी, रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो आने वाले समय में इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव होगा, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? के ई क्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? के सी, के ई क्यू बोलो या के सी बोलो, क्योंकि कंसंट्रेशन वाला लिख रहा हूं तो के सी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ये के सी हो जाएगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम यानी कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, तो पहले तो मुझे बताओ, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, कि दोनों चीज हो रही है एट द सेम रेट? सर दोनों चीज हो रही है एट द सेम रेट, बिल्कुल सही। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस से कैथोड से एनोड की तरफ भी आ रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से वापस भी एनोड की तरफ आ रहे हैं। जो पहले जा चुके थे वो वापस लौट रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब है एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट, कोई भी करंट का फ्लो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, वही उतनी संख्या के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से पहली तरफ भी आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कहीं कोई नेट मूवमेंट नहीं मिला, मूवमेंट मिल रहा है बट नेट मूवमेंट नहीं मिल रहा। और जब इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट नहीं मिल रहा, मतलब नेट करंट नहीं आ रहा, यानी कि नेट करंट की वैल्यू 0 है। और ऐसा कब हुआ? इक्विलिब्रियम पर हुआ। सो एट इक्विलिब्रियम नो नेट फ्लो ऑफ करंट, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट, due to which we can say E cell, that is cell potential, will be equal to 0। क्या हम सेल पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो भैया, क्योंकि जो सेल पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट फ्लो करंट का हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड जा रहे हैं, उतने वापस कैथोड से एनोड भी आ रहे हैं, तो करंट कोई फ्लो ही नहीं हो रहा। और फ्लो नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ही शून्य है, क्योंकि अगर पोटेंशियल होता तो हम मानते करंट फ्लो होगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं होता, पोटेंशियल शून्य है। और कौन सा पोटेंशियल? नॉन एसटीपी वाला, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो आप एसटीपी कंडीशन को पीछे छोड़ चुके हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो नॉन एसटीपी पर आ गई है। तो इसलिए नॉन एसटीपी वाला सेल पोटेंशियल ही 0 होगा, यानी कि ये पोटेंशियल 0 होगा, ये इट विल बिकम 0। और जो ये आपने लिखा है कंसंट्रेशंस,
ये कंसंट्रेशंस केसी बन जाएंगे, दिस विल बिकम केसी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मैं रेस करने वाला हूं, फिर हम लोग इसके आगे इक्वेशन देख रहे हैं, इसी के आगे आप देखेंगे क्या होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो यहां पर तो यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने ई सेल को 0 रख दिया, विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ, इसकी जगह केसी आ जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो के इक्यू लिख सकते हो आप, के इक्यू भी लिख सकते हो, या केसी लिखना चाहो तो आप केसी लिख दो, कंसंट्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो केसी लिख सकते हो, और केसी माना था तो हम केसी लिख रहे हैं। तो इट इज बिकम 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ केसी। ये वाली वैल्यू नेगेटिव में, तो इसको इस साइड ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इट विल बिकम ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ केसी। क्लियर हो गया? इंटू लॉग ऑफ केसी। और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही चाहिए, जो नस्ट इक्वेशन से हम डिराइव कर रहे हैं, यानी कि हमें केसी की वैल्यू चाहिए, तो केसी की वैल्यू निकल गई, सबको उधर ले जाओ, लॉग केसी इधर छोड़ दो, तो यह हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 अपॉन 2.303 RT विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ केसी। यही होगा, लॉग ऑफ केसी, यही होगा। केसी क्या हो जाएगा? केसी विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, क्योंकि लॉग इस साइड आ जाएगा तो इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। व्हाट इज दिस वैल्यू? ई नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। ये आ गया केसी, जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हो। दिस इज केसी विच इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इसका एंटी लॉग, लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग, तो वो आपको केसी दे देगा। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। और अगर 298 केल्विन पर कर रहे हो तो टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, तो फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू आती है, आपको पता है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू भी आप रख सकते हो 0.0591, यहां बच जाएगी, वो 0.0591 ई नॉट सेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0.0591 बन जाएगी। ठीक है, तो n इंटू 0.0591 यहां पर सॉरी डिवाइड हो जाएगा, यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और n की वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डिवीजन में आपका 0.0591 आएगा। तो एक और वैल्यू लिख देते हैं, सो केसी विल ऑल्सो बी इक्वल टू, यहां पर देखेंगे केसी विल बी ऑल्सो इक्वल टू क्या हो गया? एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ क्या हो गया? ये हो गया अपना 0.0591, तो ई नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.0591, ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया 0.0591। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लिखोगे इसको 298 पर तो 0.0591 आएगा, जो इधर जाकर डिवीजन में आ जाएगा, n डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में बन जाएगा, तो ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591, इसका एंटी लॉग आ जाएगा। ये आ गई आपकी केसी की वैल्यू। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारी वैल्यूज जो आ रही हैं, ये आपको ये बता रही हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, यानी कि केसी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये तब होगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आता है, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है सेल में, वो एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल सकता है उस रिएक्शन का, वो क्या निकलेगा, तो उसकी हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये चीज हो गई। अब इससे जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट आता है बच्चों, जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, मेरी बात को समझना। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी सेल
कितना नेट वर्क डन कर सकता है, कितना नेट वर्क डन कर सकता है, वो उसके अंदर की फ्री एनर्जी चेंज बताएगा, जो गिब्स के द्वारा बताई गई थी, और इसलिए बोला जाता है इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। मतलब हर सेल के पास अपनी एक एनर्जी है, लेकिन हर सेल का एक दायित्व बनता है कि वो हमारे लिए कुछ वर्क करके दे। वर्क मतलब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। तो कितना हमारे लिए वो वर्क करेगा, वो उसके अंदर की मौजूद गिब्स फ्री एनर्जी का बदलाव हमें बताएगा। सो गिब्स इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितना वर्क डन हुआ होगा उतनी उसने एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दी होगी। नाउ व्हाट इज द हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी उतना वर्क हुआ होगा, और जितना वर्क हुआ होगा उतना गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया होगा। तो बस हमें यह देखना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, तो वो निकलेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय उसके लिए जो फोर्स, जो वर्क हुआ था वो किस पोटेंशियल के दम पर हुआ था, यानी कि वो पोटेंशियल की वैल्यू जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो इट विल बी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, एन इलेक्ट्रॉन्स गए, एन इलेक्ट्रॉन्स गए, लेकिन इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में नहीं होती, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज के दम पे होती है। और एन इलेक्ट्रॉन्स गए जिसमें एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो फेराड होता है, तो एन मोल्स के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज कितना आएगा, एनएफ। तो एनएफ इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना, एनएफ, क्योंकि ये टोटल चार्ज है, दिस इज टोटल चार्ज विच इज पास्ड। और इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन पर सेकेंड, तो दिस इज टोटल चार्ज पास्ड। क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास होता, एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज पास होता तो एक फेराड चार्ज पास होता। एक फेराड याद है, 96,500 कूलम के बराबर का चार्ज पास होता, लेकिन ये एक फेराड नहीं है, ये एक मोल नहीं है, सॉरी, ये एन मोल इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल होता तो एक फेराड के बराबर का चार्ज पास होता, तो एन मोल है तो फिर एन फेराड के बराबर का चार्ज पास होगा, तो एनएफ विल बी टोटल चार्ज पास। और इसके लिए जो ईएमएफ लगा है वो हमारा ई नॉट सेल लगा है, तो दिस गिव्स फ्री एनर्जी या वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू एनएफ इंटू ई नॉट सेल, एनएफ इंटू ई नॉट सेल। और जितना वर्क होगा, जितना यूजफुल वर्क होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा, उतना ही गिब्स फ्री एनर्जी में बदलाव आएगा, उतनी ही गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, क्योंकि जो वर्क डन हुआ होगा वो उस सेल की एनर्जी की कॉस्ट पे हुआ होगा, और उसी एनर्जी का चेंज हम अगर निकाल लें, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं, तो उतना ही वर्क डन हुआ होगा जितना गिब्स फ्री एनर्जी में बदलाव आया है। और वर्क डन हम निकाल चुके, कितना हुआ है, एनएफ ई नॉट सेल, तो गिब्स फ्री एनर्जी का भी बदलाव वही आएगा, एनएफ ई नॉट सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज आएगा दैट विल बी माइनस डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू एन एफ इंटू ई नॉट सेल। और फिर आप माइनस को वहां ले जाओ तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये होता है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, गिब्स फ्री एनर्जी का ये चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा जी। और माइनस क्यों यहां पर आया, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि वो कुछ वर्क करके दे रहा है। भैया आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी, क्योंकि आपने काम किया है तो आपकी एनर्जी कम होगी। फिर उसके बाद कंसेप्ट क्लियर है। वैसे ही सेल की भी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा। और कितनी कम हुई, जितना वर्क किया, वर्क कितना किया, एनएफ ई नॉट सेल के बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्लियर हो गया। अभी गिब्स फ्री एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर देखते हैं आगे। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन will be equal to decrease in free energy, so this is NFE minus delta G and delta G not will be equal to minus NFE। ठीक है, अगर आप STP पे निकाल रहे हो तो नॉट लगाना, अगर नहीं निकाल रहे STP पे, नॉन STP पे निकाल रहे हो तो नॉट नहीं लगेगा, दोनों ही बातें। where delta G not is the standard free energy change, N is the number of electrons involved in redox reaction, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए,
एनोड और कैथोड के बीच में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज है। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 96,500 कूलम, एंड ई नॉट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का ईएमएफ है, एसटीपी कंडीशन का। स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ एज वी नो डेल्टा जी, अब देखो थोड़े से अपन अलग अलग एक्सप्रेशंस में लिखेंगे। डेल्टा जी नॉट को एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमें अभी यह पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल होता है, और अभी हमको ई नॉट सेल की वैल्यू भी पता है जो कि आर टी एन एफ इंटू लॉग ऑफ केसी होती है इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हम ऑलरेडी मान चुके हैं। नस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या होती थी? नस्ट इक्वेशन के हिसाब से तो ये होती थी ई सेल will be equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF into log of concentration of product upon concentration of reactant। यही होती थी नस्ट के हिसाब से तो। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोल सकते हैं? जो ई सेल होगा वो तो शून्य हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको आप केसी बोलते हो। तो ये क्या हो गया? ई सेल 0 हो गया, तो इससे क्या हो गया यहां से? ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ केसी। यही हो गया। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ केसी। इस ई नॉट सेल को उठाकर आप यहां पर रख दो, इस जगह पर। ये दिख रहा है ई नॉट सेल, तो आप यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन इंटू एफ इंटू 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ केसी। क्लियर हो गया? यहां पर देखो NF से NF कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 2.303 RT इंटू लॉग ऑफ केसी। ये आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, वो भी माइनस में। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 RT इंटू लॉग ऑफ केसी। ये एक और एक्सप्रेशन है जो RT और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के टर्म्स में। तो आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, या NF ई नॉट सेल चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। बस हमने यहां क्या किया? ई नॉट सेल की वैल्यू उठाकर रख दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंडीशन पे। तो ई नॉट सेल की वैल्यू जब रखेंगे तो NF कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगा। यही है वो एक्सप्रेशन जो मैंने दी। So by knowing the value of either E naught cell, delta G naught can be calculated and that can be used for the calculation of the equilibrium constant। और आप डेल्टा जी को निकालकर यहां से केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने का, अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो आप इससे गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो, अगर केसी पहले से पता है तो। क्लियर हो गया? तो ये अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के और इनको पता करने के गिब्स फ्री एनर्जी के, और गिब्स फ्री एनर्जी से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी गिब्स फ्री एनर्जी की। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि भैया एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या कंडक्टेंस देखने को मिलता है। ये था हमारा अभी तक गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी नर्स्ट इक्वेशन जो हमने देखी थी, जो हमें सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती है अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही पता, सीरीज से ही पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, लेकिन अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन हमें नर्स्ट इक्वेशन मदद करती है। अगले वीडियो में हम लोग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस देखेंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप आते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां क्लास 4 से लेकर 12 तक के हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट इनकी मिलती है magnetbrains.com पर, और वहीं पर लिंक भी मिलता है उन्हीं लेक्चर से जुड़े हुए नोट्स को डाउनलोड करने का। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट्स ब्रेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।